हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जनन। और जनन में जितने ही प्रश्न का ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन इस सीरीज में किया जा रहा था। आज डिस्कशन करते हुए हमारा आज यह चौथा पार्ट होगा। चौथा पार्ट में हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे हैं और ये विश्लेषण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप इसे अच्छा से देख लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा प्रश्न आप बनाने के लिए तैयार हो जाइएगा। इसमें इस प्रकार का डिस्कशन किया जा रहा है। आगे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन में क्या हमने प्रश्न रखा है इसके बारे में देखिए। पहला आपका प्रश्न होगा, आज का पहला प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका पहला प्रश्न आज रखने जा रहे हैं जो आपके सामने उपस्थित हो रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसका ऑप्शन आप जरूर बताइएगा। प्रश्न है, मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्यों में निषेचन के बाद बनता है, क्या बनता है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो क्या बनता है। ऑप्शन ए है भ्रूण, ऑप्शन बी है बीजाणु, ऑप्शन सी है युग्म नज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए इसके बारे में हम बतलाते हैं। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है इसके बारे में बताते हैं। देखिए मनुष्य में निषेचन की क्रिया होती है तो इस निषेचन की क्रिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अर्थात कहेंगे मादा का अंडाणु और पुरुष का अर्थात नर का शुक्राणु आपस में फ्यूजन करता है, अर्थात मिलता है। मिलने के बाद से निषेचन, मिलने की क्रिया ही निषेचन कहलाता है। और निषेचन के बाद यह युग्मनज का निर्माण हो जाता है, अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होगा अर्थात जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो यानी निषेचन हुआ, निषेचन के बाद क्या बना, जाइगोट, और इसके बाद वह विकास होकर के वह भ्रूण में बदलता है। और यही भ्रूण जब बाहर पृथ्वी पर आता है तो उसको हम शिशु कहते हैं, शिशु कहते हैं। तो ये स्टेप आपको क्लियर होगा। पहले फीमेल का अर्थात महिला का जो अंडाणु होता है वो आता है, फिर पुरुष का शुक्राणु, वो दोनों आपस में मिलता है तो मिलने की क्रिया निषेचन कहलाता है। और निषेचन के बाद यह युग्मनज बन जाता है, दोनों बन जाए युग्मनज। फिर उसके बाद ये धीरे 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 शिशु में अर्थात कहेंगे भ्रूण में बदलता है, ये भ्रूण हो जाता है। और भ्रूण के बाद जब यह भ्रूण पेट में 9 महीना का हो जाता है तो बाद में होता है शिशु हो जाता है। क्लियर है। अब ऑप्शन में देखिएगा, आपका ऑप्शन क्या दिया गया था। ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन दिया गया था आपका पहला भ्रूण, दूसरा ऑप्शन दिया गया था बीजाणु, तीसरा दिया गया था युग्म जन, उसके बाद चौथा निषेचन कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा युग्म नज। आपका ऑप्शन होगा सी, युग्म नज होगा। भ्रूण तो बाद में बना था, बीजाणु अलैंगिक जनन का है, लैंगिक जनन में हो ही नहीं सकता नहीं कि बीजाणु बने, इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आपका आंसर होगा इंग्लिश, इसको जाइगोट भी इंग्लिश में कहते हैं। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है आपके लिए। अगला प्रश्न होगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। जो वृषण में बनते हैं शुक्राणु, वो शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, यह प्रश्न है। वृषण में अर्थात कहेंगे वृषण टेस्टिस या वृषण, ये वृषण में बना हुआ शुक्राणु संचित होता है, मतलब जमा कहाँ होता है। ऑप्शन ए आपका है शुक्राशय, बी अधिवृषण, सी है शुक्रवाहिका, डी है मूत्रमार्ग। किसमें संचित होता है अर्थात जमा कहाँ होता है, इससे ऐसा प्रश्न इसमें पूछा गया है। अब आइए इसके आंसर की चर्चा करते हैं। इसका आंसर कौन होगा से, जो मनुष्य में शुक्राणु होते हैं जो बनते हैं शुक्राणु टेस्टिस में अर्थात वृषण में बनते हैं। यह वृषण या इसको टेस्टिस भी कहते हैं। इसमें यहाँ इसका निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद से यह शुक्रवाहिका दिखा,
शुक्रवाहिका की ओर होते हुए यह आगे जाकर के शुक्राशय में ये यहाँ पे जमा हो जाता है। इसको सीमेन सैक भी कहते हैं। ये सीमेन सैक या शुक्राशय में आकर के जमा होता है और यहाँ ये अच्छा से विकास करता है। इसका यहाँ पोषक पदार्थ मिलता है। पोषक पदार्थ मिलने के बाद से यह वृद्धि करता है। तो यह जमा कहाँ होता है, ये निर्माण कहाँ होता है, तो कहेंगे टेस्टिस अर्थात वृषण में। और यह जमा कहाँ हुआ या करके, तो गति किया किसके द्वारा, ये शुक्रवाहिका के द्वारा। और जमा यहाँ कहाँ हुआ, ये शुक्राशय। शुक्राशय यानी शुक्राणु का रहने का स्थान शुक्राशय। शुक्राशय में जमा रहता है, जाकर के वह रहता है। अब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके पास क्या क्या था। पहला ऑप्शन था शुक्राशय, तो आपका ऑप्शन तो हो गया शुक्राशय। अधिवृषण क्या है, तो अधिवृषण वृषण के ऊपर पाए जाने वाला देखिए ग्रंथि होती है, उसी को अधिवृषण कहते हैं। देखिए यह है अधिवृषण। वृषण कोष दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम वृषण कोष कहते हैं या टेस्टिस कहते हैं। इसके ऊपर आपको विशेष रंग का लाल रंग का दिखाई रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अधिवृषण। तो एक ग्रंथि है जो वृषण कोष के ऊपर पाया जाता है। तो इसके ऊपर तो रहता नहीं है, इसके ऊपर हार्मोन रहता है, इसमें हार्मोन रहता है। अब अगला ऑप्शन था देखिए, देखो क्या, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका तो नली है, पतली लंबी नली बताया गया। अब मूत्रमार्ग तो इसमें हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन ये हो गया आपका, ऑप्शन ए सही है, शुक्राशय में। यानी वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, जमा कहाँ होता है, तो कहेंगे शुक्राशय में जमा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं आपका, प्रश्न देखिए, प्रश्न है वैसा परिवर्तन जो जीवों के लिए नियंत्रण से बाहर होते हैं। जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, अर्थात जीवों के नियंत्रण से बाहर होने वाला परिवर्तन कौन परिवर्तन कहलाता है। देखिए पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है टकराना। टकराना ऑप्शन ये है कि जीवों के नियंत्रण में रहता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे किसी चीज का टक्कर हो रहा है तो वह टक्कर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है क्षमता। क्षमता को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये नियंत्रण हो सकता है कि हमारी क्षमता, हम क्षमता के अनुसार नियंत्रण कर सकते हैं। यह है परिवर्तन। परिवर्तन को भी नियंत्रण कर सकते हैं, परिवर्तन कम होगा, परिवर्तन ज्यादा होगा, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन ये निकेत होता है, उसका आशय होता है ये नियंत्रण से बाहर होता है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा सी, निकेत। क्या होगा, निकेत। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आज क्या है, प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, मतलब एक लिंग पुष्प का कौन सा उदाहरण है। देखिए आपका ऑप्शन होगा पपीता, बी सरसों, सी उड़हुल, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं इसको, एक लिंगी किसको कहते हैं और द्विलिंगी किसको कहते हैं, इसका उदाहरण पर चर्चा करते हैं। देखिए आपको फिगर दिखाई दिया हुआ, ये पुष्प में दिखाया गया हुआ, ये इधर दो फोटो हमने दिखाया है, इधर देखिए ये दो फोटो है, ये एक लिंगी का दिखाया गया है। एक लिंगी में अलग अलग फोटो है, यह है फीमेल का और यह है मेल का। फीमेल का फोटो और मेल का फोटो। देखिए एक लिंगी में होता क्या है, अगर फीमेल फ्लावर होंगे अर्थात महिला फूल होगा तो उसमें क्या होगी, इसमें देखिएगा ये वो अंडाशय दिखाई देगा, ये अंडाशय का फोटो होगा, बस ये सिर्फ क्या होगा, अंडाशय होगा। अगर वह फूल पुरुष होगा या नर होगा तो इसमें देखिए अंडाशय नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे तंतु होगा। क्या होगा, तंतु। तंतु होगा और तंतु के बाद परागकोश होगा, परागकण होगा। तो देखिए यार इसमें दिखाई देगा, फूल में ये दिखाई दिया गया है, ये तंतु है, परागकोश है या परागकण है। और ये फूल में दिखाया गया है ये अंडाशय। अर्थात अलग अलग भाग है, ये जो मेल भाग है पुष्प का और ये फीमेल भाग है, अर्थात ये मेल पुरुष भाग और ये मादा भाग है। अब इसमें देखिए ये आपका फिगर दिखाया गया है, वो है लिंगी का या द्विलिंगी का। इसमें दोनों पार्ट शामिल होंगे, एक ही पुष्प में दोनों शामिल होंगे। देखिए ये फिगर दिखाई दिया गया है, ये अंडाशय का, और ये फिगर दिखाई दिया गया है ये तंतु, परागकोश और परागकण का। तंतु, परागकोश और परागकण का, तो इसमें दोनों है, एक ही पुष्प में दोनों है। तो एक लिंगी और द्विलिंगी में आपको स्पष्ट रूप से समझ आ रहा होगा। आप कोई अड़हुल का फूल ले लीजिए, उस फूल में देखेगा तो बीच वाला भाग जो होगा ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा वो कहलाएगा अंडाशय, कहलाएगा वर्तिका, और वर्तिकाग्र वो फीमेल भाग होता है। लेकिन बाहर से पतला पतला धागा का संसा दिखाई देगा और धागा में हल्का हल्का पाउडर की तरह पीला पीला जो पाउडर सटा होगा वो पराग कोष होगा, पराग कण होगा, हाथ में वही चिपक जाता है, तो वो उभयलिंगी का उदाहरण दिखाई देगा, अर्थात वो उड़हुल का क्या है, उभयलिंगी है। अब इसमें ऑप्शन कौन होगा, एक लिंगी में, इसमें ऑप्शन में देखिए पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। ये देखा जाए
एकलिंगी, तो एकलिंगी का होगा उदाहरण होगा आपका पपीता। ये पपीता है जो एकलिंगी पपीता का पुष्प होगा, जो कि लिंगी पुष्प होगा। और सरसों है, उड़हुल है, ये सब द्विलिंगी अर्थात उभय लिंगी है। तो इस पुष्प में दोनों हो जाएगा, मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल में पाया जाएगा। लेकिन पपीता में होगा जो अलग अलग होगा, मेल फूल अलग होगा, फीमेल फूल अलग होगा, अर्थात महिला फूल अलग होगा और पुरुष फूल क्या होगा, अलग होगा, दोनों अलग होगा। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पपीता। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का सवाल होगा, ये प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है, मानव जन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव का अर्थात मनुष्य का जन अंग है, जनन की क्रिया करने वाला अंग है जननांग, वह किस उम्र में क्रियाशील होता है। अगर उम्र की चर्चा की जाए तो 12 वर्ष की उम्र में यह धीरे धीरे विकसित होता है। लेकिन पूछ रहा है परिपक्व होता है, मतलब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, अर्थात वह शिशु पैदा करने लायक, उत्पन्न करने लायक वो उम्र हो जाता है। तो उम्र होने लायक इसका ऑप्शन होगा 18 वर्ष की उम्र होता है, तो उसके अंदर में जो परिपक्व हो जाते हैं, अंडाशय परिपक्व हो जाएगा। और पुरुष होगा तब पुरुष के अंदर जो वीर्य होता है वो परिपक्व हो जाता है, अर्थात शुक्र है, शुक्राणु है, परिपक्व हो जाते हैं। शुक्राणु, पुरुष में शुक्राणु परिपक्व हो जाएंगे और महिलाओं में अंडाणु परिपक्व हो जाएंगे। कब हो जाएंगे परिपक्व? 18 वर्ष की उम्र में। बनना शुरुआत कब होता है? तो 12 वर्ष की उम्र से बनना शुरुआत हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आपका ऑप्शन होगा कौन? ये आपका ऑप्शन होगा बी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने रखा गया है। प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इससे पहले हम समझाए थे शुक्राणु निर्माण रहता कहाँ है, ये शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए शुक्राणु का निर्माण के बारे में समझते हैं, निर्माण कहाँ होता है। अगर निर्माण के बारे में देखा जाए तो शुक्राणु का निर्माण वृषण कोष में होता है। देखिए वृषण कोष, ये नर जनन तंत्र का फिगर दिखाई दिया गया है। यहाँ पे है टेस्टिस, टेस्टिस को वृषण बोलते हैं, और यहीं पे टेस्टिस में ही ये स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का धीरे निर्माण हुआ और निर्माण होने के बाद से वह शुक्राशय में, शुक्राशय के द्वारा बढ़ेगा और जाकर के वीराशय में वहां जमा होता है। तो निर्माण के बारे में पूछा गया है, तो निर्माण कहाँ होगा? एक टेस्टिस में होगा, अर्थात वृषण कोष में इसका निर्माण होगा। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन है? ऑप्शन वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका आंसर ए होगा वृषण कोष में, अर्थात वृषण में। गर्भाशय तो शुक्राणु नहीं, गर्भाशय में देखिए ये गर्भाशय में विकास होता है, महिलाओं में गर्भाशय पाया जाता है, वहां पे शिशु का विकास होता है। अगला है अंडाशय, अंडाशय में तो अंडाणु का निर्माण होता है जो महिलाओं में होता है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो नहीं सकता, ऑप्शन ए दिया गया, आपका ऑप्शन होगा ए सही। शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ? तो वृषण में होगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन ए पुरुष में, बी स्त्री में, सी पुरुष और स्त्री दोनों में, डी किसी में भी नहीं। तो अगर लिंग गुण सूत्र का कहेंगे पूर्ण जोड़ा के बारे में कि कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पुरुष में कि महिला में कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुण सूत्र के बारे में दिखाई देता है कि जो ये गुण सूत्र है, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई ये पुरुष का अर्थात नर का गुण सूत्र है। इसमें जोड़ा है, एक्स अलग है वाई अलग है, यहाँ भी एक्स अलग है वाई अलग है, तो जोड़ा तो बना नहीं, दोनों एक्स रहता या दोनों वाई रहता तो कहते कि जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है। देखिए ये महिलाओं में देखिए ये एक्स एक्स है, यानी था दोनों गुणसूत्र समान है, दोनों गुणसूत्र बराबर है, तो कह सकते हैं कि महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं जो किस अवस्था में होता है? जोड़ा में होते हैं। अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या था आपका? ऑप्शन देखिए पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष और स्त्री दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब आंसर होगा स्त्री में, क्योंकि स्त्रियों में जो होता है एक्स और एक्स दोनों में क्या होता है? ये लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा, एक्स और वाई ही लिंग गुण सूत्र होते हैं। ये गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा एक्स एक्स दोनों होता है, ये गुण सूत्र का पूर्ण रूप में है, जोड़ा के रूप में है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा बी सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
देखिए प्रश्न कर रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि के बारे में देखा गया, तो कौन विधि है, किस विधि से हाइड्रा में प्रजनन होता है। पहला है कायिक प्रवर्धन, दूसरा है बीजाणु समाधान, अगला है मुकुलन, उसके बाद है विखंडन। आप ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रा एक जलीय जीव है, जलीय पौधा है। इसमें जनन की विधि होती है अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन में कौन सा विधि होगा, कायिका प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, या मुकुलन, या विखंडन। देखिए हाइड्रा के बारे में बात की जाए तो हाइड्रा का फिगर आपको यहाँ दिखाई दिया गया, ये है हाइड्रा का फिगर। ये हाइड्रा का फिगर है। देखिए हाइड्रा में क्या होता है, ये हाइड्रा का शरीर से, देखिए शरीर, ये हाइड्रा का पहले था, ये शरीर से थोड़ा सा बाहर की ओर इसका ब्रांच निकला, ये फिर धीरे धीरे और विकास किया और ब्रांच बड़ा हुआ, और धीरे धीरे बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। अगला फिगर में क्या हो जाएगा कि ये जो ब्रांच है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसके शरीर से बिल्कुल अलग हो जाएगा, आई अलग हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग जीव बन जाएंगे, अलग अलग व्यष्टि का निर्माण हो जाएंगे। तो इस जो निर्माण की विधि हुआ है, इस निर्माण को ही पूछा गया प्रश्न में, इस निर्माण को कहते क्या है से। ऑप्शन देखिए, अगला है पहला कायिका प्रवर्धन, कायिका प्रवर्धन कायिक हुआ, दूसरा बीजाणु समासंग, फिर मुकुलन, तीसरा है विखंडन। तो हाइड्रा के बारे में होगा, ये होता है मुकुलन। जो जनन की विधि बताया गया मुकुलन हुआ। पहले मुकुलन में क्या होता है, शरीर के अंग शरीर से क्या होता है बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे विकसित करता है, विकसित करने के बाद शरीर से अलग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन। कायिक प्रवर्धन में क्या हुआ, कायिक प्रवर्धन में अंग विकसित पहले नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन में हम लोग जैसे उसको हम लोग बोलते हैं साटा लगाना, पेड़ का साटा लगाते हैं, जैसे पौधा होता है गमला में, अड़हुल का फूल या सॉरी गुलाब का फूल देखेंगे तो गुलाब का कलम काटते हैं, कलम काटने के बाद उसको डंटी देते हैं, डंटी को पानी में या गमला में गाड़ते हैं, और गमला में गाड़ने के बाद देखते हैं उसमें जड़ निकलता है। तो पहले वो जड़ जमेगा अंदर मिट्टी में जाएगा, फिर बाद में वह तना विकास करेगा। तो पहले जड़ विकास किया, तब तना विकास किया, तब उसको बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। लेकिन मुकुलन में क्या हुआ, पहले ही से तना विकास कर गया, बाद में जड़ निकलता है, ये हो गया मुकुलन। तो हाइड्रा में मुकुलन। अगर हाइड्रा के बारे में और प्रश्न पूछा जाए तो कहेंगे हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है, और बहुकोशिकीय जीव इसमें मुकुलन के द्वारा होता है। और बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव देखा जाता है वो ईस्ट है, ईस्ट में भी मुकुलन होता है, ईस्ट भी मुकुलन, ईस्ट में भी मुकुलन के द्वारा जनन होता है। अगर पूछा जाए कि ईस्ट में जनन की विधि क्या है तो मुकुलन, लेकिन ईस्ट है जो एक कोशिकीय है और हाइड्रा है जो बहुकोशिकीय है, दोनों में यही अंतर होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए इसमें आपका आंसर कौन होगा, मुकुलन, ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आज का अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बन जाता है। पुष्प का कौन सा भाग है जो पराग कण बनता है। ऑप्शन ए बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी स्त्री केसर। पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनता है। देखिए पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, भाग को स्पष्ट रूप से देखते हैं। देखिए आपका फिगर दिखाया गया, ये फूल है, पुष्प है। पुष्प में देखिए बाहर वाला भाग तो इसमें दिखाई नहीं दिया गया, ये दिखाई दिया गया पीला पीला भाग है जो दल पुंज को कहते हैं, बोलते हैं दल पुंज। और ये हरा भाग दिखाई दिया गया, यहाँ पे ये हरा रंग से दिखाया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये है बाह्य दल पुंज। और बाह्य दल पुंज ये दोनों सहायक भाग होता है, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। जैसे कहेंगे दल पुंज, दूसरा हो गया बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज बाहरी भाग, दल पुंज रंगीन भाग होता है। इसके अलावा दो भाग और होते हैं, एक भाग को बोलते हैं हम लोग पुमंग, दूसरा भाग को बोलते हैं जायांग। पुमंग और दूसरा भाग को बोलते हैं जायांग। पुमंग, पुमंग होता है जो पुरुष भाग होता है, यही पुमंग है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यह है पुमंग, पूरा पुमंग। पुमंग में तीन भाग होते हैं, एक भाग को हम लोग बोलते हैं तंतु, दूसरा भाग को बोलते हैं परागकोश। परागकोश देखिए ये डंटी दिखाई देगा, तंतु है, ये बाद में दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक है, यह परागकोश। और इसके अंदर में बूंदा दिखाई दे रहा है, यह है परागकण। तो परागकण देखिए परागकोश के अंदर बूंदा दिखाई दे रहा है, यह है परागकण। आप कोई फूल लीजिएगा अड़हुल का फूल, तो उसमें देखिएगा एक पतला सा धाग सा निकलता है, फूल से, फूल में ही बीच वाला नहीं, किनारे वाला भाग बीच से थोड़ा सा अलग होता है, और उसको तोड़ के लगे हाथ में से धरेगा तो हल्का हल्का पीला पीला आपके हाथ में चिपक जाएगा। तो पीला पीला चिपक रहा है वो परागकोश ही है। जैसे अगला फिगर दिखाया गया है, ये इतना बड़ा दिखाया गया है, ये तंतु है, ये बड़ा है, ये परागकोश है।
और इसके अंदर में देखिए हल्का हल्का बूंदा की तरह ये निकलता है, ये परागकण निकलता है। क्या निकलता है? परागकण। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया था? देखिए प्रश्न में कह रहा था कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। तो कौन सा भाग बनता है? देखिए परागकण। बाह्यदल, बाह्यदल तो बनता नहीं है। पंखुड़ी, पंखुड़ी तो बनता नहीं, पंखुड़ी ही रंगीन भाग होता है। ये पुंकेसर, हाँ तो यही पुंकेसर होता है जो परागकण बनाता है। अर्थात जो पुंकेसर है जो परागकण बनाता है, पुंकेसर में ही 3 भाग हुआ था। पहला हुआ था तंतु, फिर इसके ऊपर बाद वाला भाग था परागकोश, परागकोश, फिर इसके बाद वाला भाग था परागकण, परागकण था। परागकण किस में आ गया? पुंकेसर में ही आ गया। तो आपका आंसर होगा सी। स्त्री केसर में नहीं। स्त्री केसर का भाग के बारे में देखा जाए तो स्त्री केसर में पहला होता है अंडाशय, अंडाशय, फिर होगा वर्तिका, वर्तिका, फिर होगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो ये पुष्प का, तो अगर अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र पूछता तो आपका आंसर होता स्त्री केसर। लेकिन इसका इस प्रश्न में आपका जवाब होगा सी, पुंकेसर। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके लिए है गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? 3 गो फसल है यहाँ, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर। इसके लिए कौन सा जनन की विधि का उपयोग किया जाता है? अभी हमें बताया, देखिए कायिक विधि देख लिए, फिर कायिक विधि, मुकुलन विधि देखे। दोनों में अंतर थोड़ा सा बताए थे कि मुकुलन के द्वारा क्या होता है, तो मुकुलन में पहले तना विकास हो करके बाद में जड़ी बनता है, फिर अलग हो जाता है। लेकिन कायिक में क्या होता है, पहले काट के, कन्नी को काट के लगाते हैं तो उसमें जड़ बनता है, तब फिर ऊपर को आगे बढ़ता है। तो देखिए किसमें ऐसा होता है? खंडन विधि तो नहीं, खंडन विधि तो होता है किसमें? अमीबा में होता है खंडन विधि, टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाता है, काट देते हैं, ये भी नहीं होता, विखंडन हो गया। तो गन्ना का देखिए, चाहे गुलाब को देखिए क्या होता है, गन्ना का हम लोग खेत में से लाते हैं, उसको रोपना होता है तो उसको पोर को, अंगेरी को काट देते हैं, काटने के बाद उसको मिट्टी से तोड़ते हैं तो उसमें जड़ जमता है पहले, तब फिर तना बिकता है। तो पहले जड़ जमा फिर तना बिका, तो इसी विधि को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? ये कायिक विधि है। क्या बोलेंगे? कायिक विधि बोलेंगे, जो तना से जुड़ा होता है। मुकुलन में क्या होगा? मुकुलन में हाइड्रा में मुकुलन हुआ था और पहले शरीर से तना का निर्माण हो गया था, बाद में वो बांटा था। निर्माण पहले हो गया, बाद में फिर आगे हुआ था। तो आपका आंसर होगा कायिक विधि। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आज का होगा आपका अगला प्रश्न है मादा जनन तंत्र में। देखिए मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। मादा जनन तंत्र के बारे में अगर देखा जाए कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडाशय होता है, वह अंडाशय मिल करके एक थैलीनुमा संरचना बनाता है, और थैलीनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? इस फिगर के आगे देखते हैं। देखिए फिगर में ये मादा जनन तंत्र का फिगर बनाया जा रहा है। इधर इस तरह से फिगर होता है मादा जनन तंत्र का। ये फिगर हो गया ये अंडाशय का, ये फिगर हो गया अंडाशय का। और ये अंडाशय के बारे में कह रहा था, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं, ये अंडाशय हो गया, ये हो गया अंडवाहिकाएं, ये हो गया अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है। ये लचीली थैलीनुमा संरचना है, ये थैली संरचना है, लचीली थैली संरचना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी में बच्चा होता है जो पलता है, विकास करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। ग्रीवा तो बाहर वाला भाग हो गया, ग्रीवा बाहर का भाग होता है। योनि, योनि सबसे बाहर वाला भाग होता है। गर्भाशय, गर्भाशय में जो विकास करता है, अर्थात इसमें कौन कौन बनता है? तो दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त रूप से मिल जाती है और मिलने के बाद से गर्भाशय का निर्माण कर लेता है। तो आपका आंसर होगा सी, गर्भाशय। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।